हेलो। चलिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देख लिए थे? हम लोग देख लिए थे रेट कांस्टेंट क्या होता है, या फिर उसके यूनिट के थ्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्या है, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। और ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी से खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं यहाँ पर हेडिंग करता हूँ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब सबसे पहले ना हम लोगों को समझना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन होता क्या है। तो देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि भाई आपके घर में कितने लोग रहते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जितने लोग रहते होंगे काउंट करेंगे और बोल देंगे कि सर इतने लोग रहते हैं। ऐसे ही किसी रिएक्शन में जितने टाइप के या जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, वही उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है। ये बिल्कुल सिंपल है कि नहीं? तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखूंगा क्या, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, या अदर कोई भी केमिकल स्पीसीज हो सकता है। तो उन सारी बातों का कहने का सेंस एक ही रहेगा, है ना। आपके घर में अगर आप नंबर ऑफ पर्सन काउंट कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी हो सकता है, मेल फीमेल, है ना, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयन, एटम और केमिकल स्पीसीज दैट participate in a chemical reaction is called molecularity, their molecularity। ठीक है, वही उस रिएक्शन की क्या हो जाती है, मॉलिक्यूलरिटी हो जाती है। तो ये तो बहुत सिंपल है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि अगर किसी रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा हो, ठीक है, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ, H2O2 है और इसका हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, तो ये H2O और प्लस हाफ O2 बना रहा है। ठीक है, अगर इस टाइप का मैंने रिएक्शन लिख दिया, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं हम लोगों को, 1 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे, तो हम लोग क्या बोल देंगे उसको कि ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन अ केमिकल रिएक्शन इफ one molecule participate to perform the reaction, then we called the molecularity of the reaction क्या हो गया भाई, 1, है ना। या फिर आप क्या लिख देंगे उसको, यूनिमॉलिक्यूलर। अगर एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, तो हम लोग बोल देंगे कि उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर है। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी रिएक्शन में मैं बोलूं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H2 और प्लस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ O2, ठीक है, और ये मान लीजिए रिएक्शन करके H2O2 बना रहा हो, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें 2 रिएक्टिव मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन अ केमिकल रिएक्शन if 2 molecule participate, then we called it is bimolecular reaction,
रिएक्शन। ठीक है कि नहीं। अब देखिए यहाँ तो बहुत सिंपल लग रहा है कि यूनिमॉलिक्यूलर क्या होता है या बाई मॉलिक्यूलर क्या होता है। अभी पूरा कंसेप्ट जब समझेंगे ना स्टेप बाय स्टेप एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा, तो बस ध्यान से देखते जाना है। ऐसे ही बताओ, अगर 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें तो आप क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 3 है ना। तो मैं यहाँ पे अगला पॉइंट लिख दूंगा, इफ 3 मॉलिक्यूल participate in a chemical reaction, then we called क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूलरिटी उसकी कितनी है, ट्राई मॉलिक्यूलर है। हाँ, तो इट इज ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। चलो अब यहां तक तो हमको समझ में आ गया। अब यहां पर ना एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है भाई, तो अब ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, मैं लिखता हूं यहां पर क्या, कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। क्यों 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता मॉलिक्यूलरिटी, तो इसको समझने के लिए ना हम लोगों को कोलिजन थियरी को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग ध्यान देंगे किस पे, कोलिजन थियरी पे। थोड़ा सा बस अगर हम लोग कंसेप्ट समझ लें कि कोलिजन थियरी में होता क्या है, तो हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा मॉलिक्यूलरिटी को समझना। सबसे पहले आप समझिए कि जब भी आप कोई रिएक्शन कराते होंगे तो रिएक्शन होता कैसे होगा। तो आप क्या करते होंगे, जब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हम कुछ कंपोनेंट लिए या घर में नॉर्मली अगर हम लोग चाय बनाते होंगे तो चाय बनता कैसे होगा। तो सबसे पहले ना अगर अच्छा रिएक्शन कराना है या गैसियस रिएक्शन कराना है तो हम लोगों को एक क्लोज्ड कंटेनर लेना होता है ना। और उस क्लोज्ड कंटेनर में, ये क्लोज्ड कंटेनर में ले लिया, इसमें ना हम लोगों का क्या है, मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कोलाइड करते होंगे, जब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करते होंगे, एक दूसरे से टकराते होंगे, तभी केमिकल रिएक्शन होता होगा, है कि नहीं। जैसे आप चाय बनाते हैं तो आप देखे होंगे जो टी लीफ है, जो चाय के ग्रेनुअल्स आते हैं, वो जब उबलते हैं, बॉयल होते हैं, तभी उसमें से कलर इम्पार्ट होता है चाय में। इसी तरीके से जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तभी केमिकल रिएक्शन होता है ना। तो मैं यहां पर एक पहला पॉइंट ये लिख देता हूं, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, reacting molecule must to collide with each other, must to be collide with each other, है ना। एक दूसरे के साथ टकराना इनका बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो क्या हर टकराने से, हर कोलिजन से प्रोडक्ट बनता होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना। हर एक्सीडेंट में किसी की डेथ नहीं होती है, ऐसे ही हर कोलिजन में ही मॉलिक्यूल्स टूटते भी नहीं होंगे। कुछ इफेक्टिव कोलिजन होगा और कुछ नॉन इफेक्टिव कोलिजन होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे अगला पॉइंट लिखूंगा, एवरी कोलिजन डू नॉट लीड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। हर कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, और जिससे होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन, है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा, द कोलिजन बाय विच प्रोडक्ट फॉर्मेशन takes place is known as
क्या बोलेंगे उसको हम लोग? इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन, जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उसको इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। अब इफेक्टिव कोलिजन के लिए जरूरी क्या है भाई? तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए जरूरी है कि कोलिजन जो हो वो एक प्लेन में हो, है ना। फॉर इफेक्टिव कोलिजन, फॉर इफेक्टिव कोलिजन reacting molecule must to collide in a plane। ठीक है, एक प्लेन में कोलाइड होना जरूरी है। अब आप इसको ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए कोई चीज टकरा रहा है, अगर वो इस प्लेन पे होगा, एक ही प्लेन पे अगर लेट अस सपोज दो गाड़ियां अगर टकरा रही हैं तो उस टाइम पे ज़्यादा नुकसान होने का चांस है। अब एक गाड़ी साइड से निकल रहा हो और दूसरी गाड़ी इधर साइड से निकल रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में टकराने पर कोई नुकसान होने के चांसेस नहीं है। सेम तरीके से जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हम लोग अगर बात करते हैं, वो अगर कोलाइड करते हैं तो उनके लिए भी क्या जरूरी है कि वो भी एक प्रॉपर प्लेन में कोलाइड करें। एक ही प्लेन में कोलाइड करेंगे तभी जाकर रिएक्शन प्रॉपर तरीके से होगा। अब आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या एक ही प्लेन में कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर सकते हैं। तो जो सब एक दूसरे को टच करें तो मैक्सिमम ऐसे हो सकता है 3, है ना। अगर लेट अस सपोज आप ये कहें कि सर 4 कोलाइड करेंगे, तो आप देखिए इन दोनों को एक दूसरे को ये कोलाइड नहीं कर पाएंगे, या ये दोनों एक दूसरे को कोलाइड नहीं कर पाएंगे, कोई दो तो छूट ही जाएगा। तो एक टाइम में मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स ही कोलाइड कर सकते हैं, और इसी वजह से मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज इन effective collision, as in an effective collision more than three molecule cannot collide together in a plane and hence molecularity cannot be greater than 3, है ना। molecularity cannot be greater than 3, ठीक है, greater than 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या हाफ मॉलिक्यूल प्रैक्टिकली एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो हाफ हो नहीं सकता, और इसी वजह से मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, है ना। एज प्रैक्टिकली हाफ मॉलिक्यूल do not exist and hence क्या नहीं हो सकता भाई? मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ठीक है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। क्या मॉलिक्यूलरिटी 0 हो सकता है? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना कोई चीज़ रखे खाना बन जाए, बिना कोई चीज़ पकाए खाना बन जाए? ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। बिना कोलिजन हुए क्या कोई रिएक्शन हो सकता है? तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं हो सकता, है ना। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0। चलिए, यहाँ तक तो हम लोगों को पॉइंट समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलरिटी होता क्या है। तो जितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे वही मॉलिक्यूलरिटी है ना। अगर किसी रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा हो तो यूनिमॉलिक्यूलर है, 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हो तो
बाई मॉलिक्यूलर है, 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हो तो ट्राई मॉलिक्यूलर है। उसके बाद हम लोग और भी जान लिए कोलिजन थ्योरी के थ्रू कि मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकता, यानी कि हर केमिकल रिएक्शन या तो यूनिमॉलिक्यूलर होगा या बाई मॉलिक्यूलर होगा या ट्राई मॉलिक्यूलर होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक पॉइंट, ओवरऑल all chemical reaction can be either, क्या हो सकता है भाई, तो यूनिमॉलिक्यूलर और क्या हो सकता है, और बाई मॉलिक्यूलर और ट्राई मॉलिक्यूलर। चलिए यहां तक तो हम लोगों को बात समझ में आ गया। अब बात करेंगे किसी गिवन केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी हम लोग निकालेंगे कैसे। यहां तक तो थियरी का समझ था, थियरी का कंसेप्ट था, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी में से डायरेक्टली आएगा, है ना। लेकिन अब हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलरिटी इन अ गिवन रिएक्शन, ये बात है, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ वी विल कैलकुलेट या इवन कहिए फाइंड, हाउ वी विल फाइंड द मॉलिक्यूलरिटी इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन, इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए अब यहां पर क्या समझना है कि किसी गिवन केमिकल रिएक्शन में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालेंगे। तो देखिए मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे ना क्या किया गया, केमिकल रिएक्शंस को 2 टाइप से क्लासिफाई कर दिया गया। अब यही चीज से यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे रिएक्शंस को हम लोग 2 टाइप से क्लासिफाई कर दिए। कौन कौन सा भाई, तो एक तो हम लोग कर दिए एलिमेंट्री रिएक्शन कहिए, या फिर हम लोग क्या कह देते हैं सिंपल रिएक्शन, और दूसरा हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, एक आपका हो गया एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन और दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शंस कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ पर हेडिंग भी कर दूंगा, साथ ही साथ हम लोग नोट्स भी अपना बनाते जाएं। एलिमेंट्री ऑब्लिक सिंपल रिएक्शंस किसको बोलेंगे भाई, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता हो उसको आप क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द केमिकल रिएक्शन completed by single step are called elementary reaction। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस किसको बोलेंगे भाई, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम लोग उन रिएक्शंस को बोलते हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व करते हैं तब जाकर प्रोडक्ट बनता है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द केमिकल रिएक्शन in which product formation takes place by multiple steps, जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप आते हों वही आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शंस जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है उसमें सिंपली आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखकर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
in this type of reaction, in this type of reaction, molecularity equals to number of reacting molecule. जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस में, वही उसकी क्या हो जाती है, मॉलिक्यूलैरिटी हो जाती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में ऐसा नहीं है कि सिंपली आप मॉलिक्यूलैरिटी नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को देखकर बता दें, है ना। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है भाई, इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ये कोई जरूरी नहीं है, इट मे बी पॉसिबल, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अब आप ना थोड़ा सा एक एग्जांपल सपोज करिए। मान लीजिए वाटर का फ्लो करा रहे हैं हम लोग इस पानी के पाइप से, एक पाइप है जहां से हम लोग पानी को फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। अब आप बताइए कि इसमें कितना पानी फ्लो करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहां से मान लीजिए हम लोग इधर से पानी फ्लो करा रहे हैं प्रेशर लगाकर, और इधर पानी को निकलना है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना पानी इधर आउट निकलेगा, बाहर निकलेगा। आप कहेंगे कि सर जहां पर सबसे पतला है ना, उसी के ऊपर अब प्रेशर आकर सारा रुक जा रहा होगा, तो यहां से जितना पानी फ्लो होगा उतना ही पानी इधर जा सकता है कि नहीं। यानी कि ये हमारा क्या है, स्लो वाला स्टेप है, और इसी के ऊपर ओवरऑल प्रोसेस डिपेंड करने लगा। बात क्लियर है। ऐसे ही सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है, उसमें जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा, जिसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलेंगे, वहीं से हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी निकालेंगे। क्लियर है बात। तो मैं लिखूंगा इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन molecularity is calculated from slowest step, या फिर उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या उसी को हम लोग शॉर्ट में RDS भी लिख देते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है। तो उसमें जितने मॉलिक्यूल होंगे वही उस रिएक्शंस की मॉलिक्यूलैरिटी होगी, ठीक है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड टुगेदर इन slowest step or RDS of a complex reaction is known as the molecularity of the complex reaction। बात क्लियर है। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल RDS में इन्वॉल्व होंगे ये किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के, वही उसकी क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलैरिटी कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब इसमें ना क्वेश्चंस कैसे बनाता है, तो हम लोगों के पास क्वेश्चन है फाइंड द मॉलिक्यूलैरिटी, और यहाँ पर रिएक्शन दिया है 2N2O5, और ये हम लोगों का बना रहा है 4NO2 + O2, और साथ ही साथ ना इसका मैकेनिज्म हम लोगों के पास दे रखा है। मैकेनिज्म क्या दे रखा है भाई, तो पहले कह रहा है N2O5 फर्स्ट स्टेप में
N2O5 जो है यहाँ पर लिख दिया है स्लो, ठीक है, और यहाँ पर NO2 बना रहा है और साथ ही साथ NO3 बना रहा है। और सेकेंड स्टेप में हम लोगों का क्या कर रहा है, तो N2O5 ले रहा है और प्लस में NO3 हम लोगों का लिया और यहाँ पर लिख दिया है फास्ट, और यहाँ पे कह रहा है 3NO2 प्लस O2 बना रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि क्या ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब जब मैकेनिज्म दे दिया है तो इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि कॉम्प्लेक्स है या फिर एलिमेंट्री है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। दूसरे नंबर पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि इसके मैकेनिज्म में स्लोवेस्ट स्टेप क्या है, स्लोवेस्ट स्टेप। तो स्लोवेस्ट स्टेप हम लोगों का कौन सा है, फर्स्ट, वो भी हम लोगों को इजीली ऑब्जर्व कर ले रहे हैं। फिर इसमें कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व किए हैं रिएक्टेंट के, तो आप कहेंगे सर 1। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड इन RDS कितना है भाई, तो ये है हम लोगों का 1। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा हो गया, हम लोगों का यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको सिंपली करना है। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं एक और क्वेश्चन दे दूं आपको, हमारे पास क्या है, रिएक्शन दे रहा है 2NO2 प्लस F2, ठीक है, और ये हम लोगों का बना रहा है 2NO2F। अब इसका भी मैकेनिज्म हम लोगों के पास दे रखा है। सबसे पहले NO2 प्लस F2 और यहाँ पर हम लोगों का कर दिया है स्लो, ठीक है, और ये हम लोगों का बना लिया NO2F प्लस F। और दूसरा स्टेप हम लोगों का दे रखा है NO2 प्लस F और ये कर दिया है फास्ट, और इसमें भी हम लोगों का क्या बना दिया, NO2F। आपको क्या ऑब्जर्व करना है, एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, आप कहेंगे सर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। उसके बाद इसमें स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सर ये स्लोवेस्ट स्टेप है, ऑलरेडी मेंशन रहता है। इसमें कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए हैं, आप कहेंगे 2, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो क्या हो गई, बाई मॉलिक्यूलर हो गया, बाई मॉलिक्यूलर। क्लियर है, तो ये हम लोगों का हो गया। अब एक बहुत बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है क्या, कि डिफरेंस बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है भाई, तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन बहुत बार पूछा गया है। तो सिंपली आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप इधर कर दीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या किसी भी एक साइड में कर दीजिए, और दूसरे साइड में आप कर दीजिए मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। चलिए, सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखे थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कहाँ से निकालते थे, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा इट इज बेस्ड ऑन कहाँ पे बेस्ड है भाई, ये बेस्ड ऑन रीट लॉ, ठीक है। रीट लॉ में जो पावर होता था ना कंसंट्रेशन टर्म का, उसका सम करते थे तो वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। लेकिन ये किस पे बेस्ड है भाई, तो इट इज बेस्ड ऑन कोलिजन थियरी, ठीक है, कोलिजन थियरी। अच्छा, अब बताइए रीट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन था या थियोरेटिकली। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको बहुत आसानी से आंसर पता है क्या, तो ये इट इज एक्सपेरिमेंटल
एक्सपेरिमेंटल है, इसमें कोई थियरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये क्या है भाई, तो इट इज थ्योरेटिकल, है ना, ये क्या है, थ्योरेटिकल है। ऑब्वियसली कोलिजन थियरी हम लोगों को दिख रहा है। और क्या है भाई, तो इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप प्रीवियस वीडियो में देखे हैं, जीरो भी हम लोगों को मिलता था, क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन ये कभी जीरो नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी जीरो। और क्या देखते हैं आप, तो इट कैन बी फ्रैक्शनल, कल क्वेश्चन किए थे प्रीवियस वीडियो में तो आपने देखा था, इट कैन बी फ्रैक्शनल। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो इट कैन बी ग्रेटर देन 3, इट कैन बी ग्रेटर देन 3 हो सकता है। लेकिन ये क्या नहीं होगा, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, है कि नहीं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। आप चाहें तो यहाँ पर डेफिनीशन भी लिख सकते हैं, आप डेफिनीशन पढ़े हुए हैं पहले से। द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन expressed in Reed law is called order of reaction, जबकि the number of molecules involved in a chemical reaction is called molecularity of the reaction। तो आप दोनों का डेफिनीशन भी लिख सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार 3 मार्क्स के लिए आया है। आज की वीडियो में आपने क्या इंपॉर्टेंट सीखा, तो 3 मार्क्स के बेसिस पे सबसे पहले तो डिफरेंस, मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करने के लिए जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं 2-2 नंबर में, वो और कुछ है भी नहीं। आप देखें एलिमेंट्री रिएक्शन में सिंपली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट कर दीजिए, बस यूनि बाई ट्राई 3 वन वर्ड आंसर टाइप का लिखना होता है, तो 1 नंबर और 2 नंबर में क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा कम्प्लेक्स रिएक्शन का जब भी आता है मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो वो 2 नंबर का आता है। और अगर मॉलिक्यूलरिटी आपसे डेफिनीशन पूछ देता है तो वो भी 2 नंबर का पूछता है। क्लियर है? आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर क्लियर हो रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आकर बताइए। थैंक यू।